तो मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक के बारे में, किसी भी स्टॉक के अंदर अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो भाई आपको तीन बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अगर वो तीन बातें अगर आप किसी भी स्टॉक के बारे में जान लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में जान लिया। साथ में उसके बाद आप उस स्टॉक में कभी धोखा नहीं खाओगे। आप एक डिसीजन तक पहुंच सकते हो भी आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसमें जो सबसे पहला है वो है स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, दूसरा है शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में और तीसरा है फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में। मैं यहाँ पे जो ये चीजें आपने पहले से सुन रखी होगी, लेकिन यहाँ पे जो इन चीजों के बारे में बारीकियां मैं आपको बताऊंगा वो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी और ना ही आपने कभी उसके बारे में सोचा होगा कि भाई ऐसा भी कुछ होता होगा। तो एक बार ज्यादा नहीं तो इस वीडियो को थोड़े टाइम के लिए जरूर देखें। आपको यहाँ से काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलने वाली है। देखो, किसी भी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न से आपको एक आइडिया मिलता है, एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि भाई वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशंस है जहां पे उस स्टॉक में बड़ी गिरावट हो सकती है, या फिर वो स्टॉक भर भर के रिटर्न दे सकता है, या फिर उस स्टॉक में मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम होता है। तो एक प्रैक्टिकल यहां पे देखते हैं कि भाई स्टॉक की परफॉर्मेंस क्या है पिछले 5 साल के रिजल्ट के अकॉर्डिंग। अगर ये देखो स्क्रीन पे आपके सामने स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न है, उसके बेस पे भाई बता देते हैं ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक में एक बड़ी गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। लगातार यहाँ पे 15 से 30% की एक बड़ी गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिली है। स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 4 साल और 5 साल का टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। 4 साल में स्टॉक ने 603% से ज्यादा का रिटर्न दिया है और 5 साल में स्टॉक ने 744% से ज्यादा का रिटर्न दिया। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने इन्वेस्टर्स का पैसा 6 गुना से ज्यादा करके दिया है और 5 साल में स्टॉक ने 7.25% से ज्यादा का 7.25 गुना से ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टर्स का पैसा करके दिया है। तो देखा जाए तो ये स्टॉक तभी ज्यादा बेनिफिशियल है जब आप स्टॉक में कम से कम 4 या 5 साल के लिए होल्ड करते हो, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर स्टॉक में ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो भाई 2-4 महीने आप यहाँ पे होल्ड करोगे और एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से गेन करके चले जाओगे, तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक में कोई भी प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक पॉजिटिव मोमेंटम के लिए भी आपको स्टॉक को कम से कम 1.5 या 2 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्टॉक से रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब बात करने वाले स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो, होल्डिंग पैटर्न तो आपने काफी बार देखा होगा कि भाई उसमें प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, डीआईआई की होल्डिंग कितनी है, एफआईआई की होल्डिंग कितनी है, लेकिन यहाँ पे कुछ बारीकियां हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, वो शायद आपने को कभी नहीं सुनी होगी, ना कभी आपने एनालिसिस की होगी। तो यहाँ पे मैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में आपको बताता हूँ। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम चली जाती है तो वहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से कम करने की कोशिश करते हैं, जिससे आने वाले टाइम में स्टॉक में आपको स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, मान लो 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है, तो भाई वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बनेगा या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मार्केट से निकाल के देगा। ठीक है, देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रमोटर होते हैं, जो कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन जानते हैं, जो कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। अगर स्टॉक मार्केट में प्रमोटर नाम का कोई इन्वेस्टर ना हो तो समझ लो वो स्टॉक कभी ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है वो तो पैनिक है ही है, लेकिन पब्लिक इन्वेस्टर से भी ज़्यादा पैनिक यहाँ पे एफआईआई और डीआईआई है, जो कि स्टॉक मार्केट के सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में गिने जाते हैं। अगर आपको ये लगता है भाई पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैनिक है, तो फिर आपको आपकी जो फंडामेंटल एनालिसिस स्किल है उसको आपको काफ़ी हद तक इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स डीआईआई और एफआईआई होता है। अगर इनकी होल्डिंग 10-15% से को क्रॉस कर जाती है तो एक बड़ा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलता है, और अगर इनकी होल्डिंग
25, 30, 35% को क्रॉस कर जाती है तो वहाँ पे एक बड़ी गिरावट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलती ही मिलती है। तो इतना बड़ा यहाँ पे फ्लक्चुएशन और गिरावट आपको इन डेटा की होल्डिंग के साथ देखने को मिलता है। और अगर मान लो किसी भी स्टॉक के अंदर गवर्नमेंट होल्डिंग मिल जाती है आपको, तो समझ लो वो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी स्टॉक की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन मोस्टली 15-20 कलेक्ट, मान लो आप कोई भी 15-20 रैंडमली स्टॉक कलेक्ट करोगे तो उसमें से मात्र आपको 1 या 2 स्टॉक ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको गवर्नमेंट होल्डिंग मिलेगी, और उसके आप बेशक रिजल्ट चेक कर लेना पिछले 5 सालों के, वो स्टॉक जबरदस्त रिटर्न देते हुए मिलेंगे आपको मार्केट में। तो अगर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो भाई यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग पिछले साल 50.02% थी, जो इस साल भी 50.02% है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला कि प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, और दूसरा पॉइंट कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग में लगातार हमें क्वार्टर टू क्वार्टर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा, जिसका मतलब यह है कि भाई प्रमोटर अपनी होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं कर रहे। स्टॉक में प्रमोटर काफ़ी लंबे टाइम तक रुकने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है मार्केट से। अगर बात करें स्टॉक में सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी DII और FII की होल्डिंग के बारे में, तो भाई पिछले साल DII की होल्डिंग 0.15% थी, जो इस साल बढ़ के 0.30% हो गई है। तो देखा जाए तो ये रेशियो अभी तक काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। और अगर मान लो FII की होल्डिंग की बात करें, जो कि सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स होता है स्टॉक मार्केट में, अगर पिछले साल की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 7.89% थी, जो इस साल घट के 5.69% हो गई है। तो एक बड़ी गिरावट यहाँ पे FII की होल्डिंग में हुई है। और जितनी गिरावट यहाँ पे FII की होल्डिंग में होती है स्टॉक मार्केट में, समझ लो वो स्टॉक, मान लो यहाँ पे जितना ज़्यादा कम रेशो रहता है FII की होल्डिंग का, उतना ही ज़्यादा स्टॉक हेल्दी रहता है। वहाँ पे फ्लक्चुएशन कम देखने को मिलता है और वहाँ पे गिरावट भी आपको कम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो FII का रेशियो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। अगर बात करें पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की, तो यहाँ पे पिछले साल पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 36.62% थी, जो इस साल बढ़ के 39.10% हो गई है। तो देखो, जब होल्डिंग बढ़ती है पब्लिक इन्वेस्टर्स की तो समझ लेना वहाँ पे कोई ज़बरदस्त चीज़ होती है, वहाँ पे रिटर्न काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलते हैं। और वहाँ जहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग घटना शुरू हो जाती है तो वहां पे समझ लो आपको स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिलने वाली है। और दूसरा सिंबल यहां पे है कि प्रमोटर की होल्डिंग अगर 50% से कम है तो वहां पे भी स्टॉक में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। देखो, मोस्टली बंदे ये सोचते हैं फाइनेंशियल कंडीशन का नाम लेते ही कि भाई कंपनी का जो टोटल रिवेन्यू, वो सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं और क्वार्टरली रिजल्ट में टोटल रिवेन्यू चेक करते हैं भाई कंपनी का टोटल रिवेन्यू कितना पॉजिटिव है। लेकिन फाइनेंशियल जो रिजल्ट होते हैं, फाइनेंशियल जो कंडीशंस होती है स्टॉक की, वो ऐसे देखी नहीं जाती। देखो, कंपनी के रिवेन्यू के काफ़ी ज़्यादा सोर्स होते हैं। कंपनी मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करती है, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करती है, इंटरेस्ट वगैरह के ऊपर भी वो पैसे देती है। तो काफ़ी ज़्यादा सोर्स होते हैं कंपनी के एक रिवेन्यू के आने के, और वो सारा रिवेन्यू मिला के टोटल रिवेन्यू बनता है। लेकिन उसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कि भाई कंपनी आखिर अपने दम पे कितना ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट कर रही है, कंपनी के रिवेन्यू जनरेट करने की कैपेसिटी कितनी है, अपने दम पे, अपने स्टाफ के दम पे, अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बेस पे कंपनी ने कितना रिवेन्यू जनरेट किया, वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और वही सबसे ज़्यादा रियल डेटा होता है जो एक इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए। अगर बात करें तो यहाँ पे जो डेटा चल रहा है वो करोड़ों में चल रहा है। कंपनी की अगर टोटल रिवेन्यू की बात करें तो भाई रिवेन्यू तो यहाँ पे 518 करोड़ का है, जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी शामिल है, अदर इनकम भी शामिल है, इंटरेस्ट मार्केट से जो इंटरेस्ट कैप्चर किया है वो भी यहाँ पे शामिल है। लेकिन अगर कंपनी के टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो भाई यहाँ पे कंपनी ने अपने दम पे, अपने ऑफिशियल एक्टिविटी या सर्विसेज या प्रोडक्ट के बेस पे 79 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया है। अब आप सोच सकते हो भाई 518 करोड़ का यहाँ पे टोटल रिवेन्यू है और कंपनी ने सिर्फ यहाँ पे 79 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया है, तो बाकी ये रिवेन्यू कहाँ से आ गया? तो ये अदर इनकम सोर्स से यहाँ पे रिवेन्यू आया है। तो देखा जाए तो कंपनी के अगर खर्चों की बात करें तो भाई कंपनी के खर्चे 436 करोड़ के चल रहे हैं। अब आप सोचो, देखो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो है 79 करोड़ और कंपनी के जो टोटल जो खर्चे चल रहे हैं यहाँ पे वो 436 करोड़ के चल रहे हैं और कंपनी का टोटल रिवेन्यू चल रहा है 18 करोड़। तो आप यहाँ पे देख सकते हो भाई सारा चेंजेस आपको यहाँ पे डिफरेंस आपको। अब बात करते हैं इस कंपनी के रिजर्व के बारे में कि भाई कंपनी की फाइनेंशियल रिजर्व, देखो रिजर्व एक वो पार्ट होता है जो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को बताता है भाई कंपनी कर्जे में चल रही है या फिर यहाँ पे कंपनी के रिजर्व में कुछ रखा हुआ है। ठीक है, आप मान लो कोई भी इनकम लेते हो, मान लो आपकी सैलरी 50,000 है तो भाई वो आपकी टोटल सेविंग नहीं मानी जाती है, आप उसमें से
भाई अगर मान लो आप उसमें से 20,000 रुपये सेविंग करते हो, ठीक है, तो वो आपकी रियल सेविंग होती है, वो आपका रिजर्व होता है, ठीक है, कि भाई आपके पास बैकअप कितना है। आपका बैकअप क्या है, 20, मान लो आपने धीरे धीरे करके सेविंग 5-6 लाख या 10 लाख रुपए आपने सेविंग की है, तो वो आपका क्या हो गया, रिजर्व हो गया कि भाई आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे कंपनी के रिजर्व की बात करें तो भाई स्टार्टिंग में मार्च 2020 में ये रिजर्व 660 करोड़ था, जो इस साल कंपनी ने बढ़ा के 881 करोड़ कर दिया। तो देखो ऑटोमोबाइल कंपनी का सेक्टर का स्टॉक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट भी मतलब ऐसे ही होते हैं इनके। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी का जो रिजर्व होता है वो काफ़ी कम, या तो एक मतलब इंटरमीडिएट स्टेट में मिलेगा या काफ़ी ज़्यादा हाई आपको मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो कंपनी ने अपने रिजर्व में पिछले 4 सालों के कंपेरिजन में एक अच्छी खासी यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर कंपनी के टोटल खर्चों के बारे में बात करें, टोटल लायबिलिटी, तो भाई कंपनी के टोटल खर्चे यहाँ पे 1589 करोड़ हो गए, जो कि अगर 2020 में बात करें तो 981 करोड़ थे, लेकिन यहाँ पे लगातार कंपनी के खर्चे बढ़ रहे हैं और 1589 करोड़ यहाँ पे कंपनी के टोटल खर्चे हो गए। अब बात करते हैं सबसे जो तीसरा सबसे यूनिक पॉइंट होता है उसके बारे में, वो है इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, कुछ कंपनी ऐसी होती है जो एक अपने बिजनेस को सीमित दायरे तक लाके समेट के रख देती है, मतलब वो मार्केट में अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाती या अपने बिजनेस को फैला नहीं पाती और उनका बिजनेस एक सीमित एरिया तक दायरे तक आके सिमट जाता है। और काफ़ी ज़्यादा कंपनी ऐसी होती है जो अपने बिजनेस को मार्केट में फैलाती है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है, उसके लिए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। और जो कंपनियाँ मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करती है, अगर आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो भाई वहाँ पर आपको एक लंबे टाइम तक अच्छा खासा रिटर्न देने की वो स्टॉक क्षमता रखते हैं, साथ में वहाँ पे लॉन्ग टर्म तक एक अच्छा खासा स्कोप आपको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कंपनी के ने मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो भाई 2020 में कंपनी ने कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया और उससे अगले साल भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, लेकिन इस साल तक आते आते कंपनी ने 11 करोड़ का मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है। देखा जाए तो एक ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए 11 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कोई ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, एक आउटलेट डालते ये एक 11 करोड़ में तो आज के टाइम एक ही आउटलेट डलता है, ठीक है। तो एक मतलब फिर भी कंपनी ने यहाँ पे कुछ पॉजिटिव या परफॉर्मेंस दिखाई है कि भाई कंपनी ने यहाँ पे कुछ तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो देखा जाए तो कंपनी के जो डेटा है, अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। कंपनी ने यहाँ पे मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, कंपनी का जो टोटल रिजर्व है उसमें भी लगातार एक बड़ा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। कंपनी का जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है वो भी सही चल रहा है, कंपनी के टोटल रिवेन्यू भी अच्छे हैं। साथ में अगर कंपनी की बात करें यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो भाई प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग को लगातार मेंटेन करके चल रहे हैं और 50% से ज़्यादा यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग है। पैनिक इन्वेस्टर्स की जो रेशियो है, होल्डिंग रेशियो है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। और अगर स्टॉक के लॉन्ग टर्म के रिटर्न के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक के रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा है। देखो ऑटोमोबाइल एक ऐसा सेक्टर होता है जहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा लॉन्ग टर्म में वहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर मान लो ये स्टॉक ज्वेलरी सेक्टर का होता, केमिकल सेक्टर का होता, पावर सेक्टर का होता, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में भी अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता। लेकिन जो ऑटोमोबाइल के स्टॉक हैं, जैसे टाटा के भी आप स्टॉक ले लो या आप जैसे मिंडा के स्टॉक ले लो, ये वो स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म में भर भर के रिटर्न देते हैं। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जितना आप लंबे टाइम के लिए होल्ड करोगे उतना ही ज़्यादा आपका पैसा रिटर्न के साथ आपके पास आएगा, एक अच्छी खासी मैच्योरिटी आपको मार्केट से मिलेगी। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक स्टॉक के बारे में। अगर आप इस स्टॉक के बारे में क्या सोचते हो, अपनी जो राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि जितने भी नए इन्वेस्टर्स यहाँ पे वीडियो पाए उनको यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। साथ में अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाले वीडियो में आपके स्टॉक को ज़रूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।